माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 10th ऑफ मार्च का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। यस, जैसे कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था सबके लिए, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए, कि आज से एक नई चीज हम करेंगे कुछ समय के लिए, कि इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को लेकर के हम एनालिसिस करेंगे। बट अगर कोई भी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो या फिर जो नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब किया है, अगर वो चाहते हैं कि हम सिर्फ द हिंदू को लेकर के चले उनकी प्रिपरेशन में और उन्हीं के आर्टिकल्स को ऐड करें, तो मैं कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बैक करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कुछ समय के लिए हम इंडियन एक्सप्रेस के ही न्यूज एनालिसिस को लेकर के चलेंगे। इनके आर्टिकल्स भी अच्छे होते हैं और आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। ना 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बारे में, क्योंकि वहां की पीएम यहाँ पे आए हैं तो इनके लिए एक आर्टिकल है, आगे भी और आएंगे तो डिस्कस करेंगे। दूसरा है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उसके लिए बढ़िया आर्टिकल है, काफी एनालिसिस करी इन्होंने। तीसरा है द मून में गेट्स इट्स ओन टाइम जोन में, साइंस और टेक वाले में एक अच्छा आर्टिकल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव तो नहीं है लेकिन हाँ एक एस्पेक्ट है, उसको देख सकते हैं। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप में आर्टिकल राइटर ये लिखते हैं कि हमारे जो कनेक्शन है, जो ऑस्ट्रेलिया से जो कनेक्शन है वो शुरू होता है क्रिकेट स्टेडियम से। अगर आप ध्यान दें तो पहले जो वहां के पीएम है सबसे पहले कहाँ गए, क्रिकेट स्टेडियम देखने गए। कौन सा? अहमदाबाद वाला। कौन ले गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री। मतलब हमारा जो रिलेशनशिप ऑस्ट्रेलिया से है वो क्रिकेट में तो फ्रेंडली है ही, उसके साथ ही साथ हमारे कई सारे ऐसे बायलैटरल रिलेशनशिप भी हैं, ऐसे टाइज हैं आपस में जिनको हम शेयर करते हैं एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए। तो एस्पेक्ट हम आगे देखेंगे। आफ्टर अ विजिट टू क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कि हम अबाउट द फियर्स, मतलब भयंकर बट फ्रेंडली स्पोर्टिंग राइवलरी, मतलब फ्रेंडली भी है, स्पोर्टिंग भी है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी दुश्मनी भी है, फ्रेंडली बिटवीन द टू नेशन। ठीक है, क्रिकेट को लेकर के, मतलब क्रिकेट को लेकर के हमारे दोनों देशों के बीच में थोड़ी बहुत मुठभेड़ भी है और साथ ही साथ अच्छी दोस्ती भी है। इस बात को उन्होंने अपने ट्वीट में हाईलाइट किया। उसके साथ ही साथ वी आर कोऑपरेटिंग टू बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। Albanese, the first leader of his country to make a bilateral visit to India since Malcolm Turnbull in 2017। और जो ये लीडर है वहां के, जो प्राइम मिनिस्टर कहा जाए, जिनको फर्स्ट लीडर कहा जा रहा है, मिस्टर अल्बनीज, उन्होंने हमारे देशों के बीच में जो दोस्ती है, जो संबंध है, उनको और बेटर बनाने के लिए भी काफी एफर्ट किया। और वो पहले ऐसे लीडर हैं जो मैल्कम टर्नबुल 2017 के बाद आए थे देश में, उनके बाद पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बायलैटरल विजिट किया है इंडिया में। ठीक है, नाउ अब कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देते हैं ये आर्टिकल राइटर। वो कहते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच में काफी चीजें कॉमन हैं और हम लोग शेयर करते हैं, एक जैसे ही कॉमन ट्रेड्स भी शेयर करते हैं। वो क्या है? हमारा प्लूरलिस्टिक व्यू, हमारा वेस्टमिंस्टर स्टाइल का डेमोक्रेसी, हमारा कॉमनवेल्थ ट्रेडिशन, हमारे एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स और हाई लेवल इंटरेक्शन, ये सारी चीजें हम लोग आपस में शेयर करते हैं। साथ ही साथ क्या है, और इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट सेक्युलर एंड मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी भी हम आपस में शेयर करते हैं। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम भी शेयर करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे देश के कई बच्चे हर साल ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। पर वहां पे व्यू पॉइंट देते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजी थी वो बदली 1991 के बाद। अगर आपको याद हो कि 91 के बाद हमारे देश में 3 चीजें आई, वो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, राइट। 91 के बाद हमारे जो स्ट्रेटेजी थी, जो काम करने का तरीका था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, ट्रेड हो, उसको बढ़ाने की जो स्ट्रेटेजी थी 91 के बाद बदली। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। साथ ही साथ कोल्ड वॉर का भी अंत हो गया और उसके बाद जो यूएसएसआर था वो भी टूट गया, राइट, 91 के बाद। तो 2 बड़ी घटनाएं हुई। तो हमारे लिए क्या हुआ कि हमारा जो स्ट्रेटेजी थी, जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी, वो बदली और उसके बाद और विश्व लेवल पे अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर का एंड हुआ। उसके बाद यूएसएसआर टूटा और साथ ही साथ कई सारे देश अलग हो गए और उन्होंने खुद अपनी डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश करी। तो 2 बड़ी घटनाओं के होने की वजह से जो क्लोजर टाइज थे इन दोनों देशों के बीच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो काफी गहरा है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी बढ़ते रहे हैं समय के साथ, जिसमें से हायर एजुकेशन है, टूरिज्म है, स्पोर्ट्स लिंकिंग है और कई सारी चीजें हैं जो हमारे देशों के बीच में बढ़ रही हैं। Now, with the greater convergence of views on issues such as international terrorism and a shared commitment to a rule-based order, मतलब हम दोनों देशों के बीच में कमिटमेंट और रूल बेस्ड ऑर्डर की जो फॉलो करने की तरीका, जो बेसिक्स है ना, वो सबसे बढ़िया है। क्यों?
रूल बेस्ड ऑर्डर की बात अगर करें तो चाइना एक ऐसा देश है जो रूल बेस्ड ऑर्डर पे विश्वास नहीं रखता और वो अपनी डोमिनेंस बढ़ाने की कोशिश करता रहता है हमेशा इंडो पैसिफिक रीजन में। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे डेमोक्रेसीज हैं जो रूल बेस्ड ऑर्डर पे ही फॉलो करने की बात करती हैं, पर एशिया उससे चाइना उससे अलग है। उसके अलावा क्वाड के देशों में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया शेयर करते हैं, यूएस और जापान के एक सानिध्य को शेयर करते हैं इस ग्रुप में। पर चाइना की जहां तक बात की जाए तो ये दोनों देशों की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी है और अपने उनके अलग अलग संबंध है चाइना के साथ, ठीक है। पर दोनों ये समझने वाली बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो काफी बेटर नहीं है, आगे देखेंगे। स्ट्रेटेजिक टाइज जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो क्या है, मिस्टर अबॉट जो प्राइम मिनिस्टर रहे 2014 में आए थे भारत में, उनके आने के बाद हमारे देश में काफी पॉजिटिविटी आई। क्यों? क्योंकि 1986 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे राजीव गांधी, उनके ट्रैवल करने के बाद पहले ऐसे वो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब वहां पे गए और उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को भी एड्रेस किया था। तो हमारी जो पॉजिटिविटी है वो कहना चाह रहे हैं कि 2014 के बाद से काफी अच्छा माहौल क्रिएट हुआ है इन दोनों देशों के संबंधों में। साथ ही साथ एट द इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडर्स वर्चुअल समिट इन जून 2020 में वर्चुअल समिट भी हुआ था और हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें भी काफी एक्सपेंशन हुआ था। मोदी एंड मॉरिसन स्पोक बाय फोन ऑन 3 occasions on 21 and met in person in Washington DC and COP26 climate summit in Glasgow। अच्छा, समझने वाली बात यहाँ पे ये कि ये आपको टाइमलाइन कभी भी लिखने के लिए नहीं आती है कि कहाँ क्या हुआ, कौन कहाँ गया, कौन घूमने गया या फिर किसने कहाँ विजिट किया, ये कभी नहीं पूछा जाता है, ना आपको लिखना है। आपको जब भी यूपीएससी के लेवल से ये देखना है कि इन दोनों देशों के बीच में कौन कौन से ट्रेड टाइज हैं जो हमारे ट्रेड और डेवलपमेंट को और सिक्योरिटी को केटर करते हैं। और साथ ही साथ जहां पे भी आप नोट्स बनाते हो, ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात मैं कर रही हूँ, उस जगह आप हर देश का अलग अलग सेक्शन बनाइए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का भी सेक्शन बनाइए और उनके ट्रेड टाइज या स्ट्रेटेजिक टाइज को लिखते रहिए ताकि मेंस राइटिंग में आपको हेल्प होती रहे। नेक्स्ट है कि टाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना वर स्ट्रेन्ड आफ्टर कैनबरा इन 2018। 2018 में क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच संबंध थोड़े से खराब हुए जब ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया चाइनीज टेलीकॉम हुआवे को फ्रॉम 5G नेटवर्क को लेकर के, और बाद में कॉल्ड फॉर एन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन्स ऑफ कोविड-19 एंड स्लैम्ड चाइनाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड इन जिनजियांग एंड हांगकांग। तो दो बड़ी चीजें हुई कि पहला 2018 में हुआवे को बैन किया गया 5G नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर के और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से, और साथ ही साथ कोविड-19 के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी स्लैम किया गया चाइना को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। तो ये वहां पे थोड़े संबंध खराब हुए। चाइना रिस्पॉन्डेड बाय इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स, और बदले में क्या किया चाइना ने कि ट्रेड बैरियर्स लगा दिए ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट के ऊपर। उसके साथ ही साथ इंडिया हैज बीन फेसिंग, हम भी फेस कर रहे हैं एग्रेसिव चाइनीज मिलिट्री अलोंग द बॉर्डर। हम भी काफी अग्रेशन झेल रहे हैं चाइना का, बार बार वो यहाँ पे कहीं पे इंसर्जेंसी होती, कहीं ना कहीं वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। तो हम दोनों ही देश चाइना के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं 2013 से, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये स्ट्रेटेजिकल एस्पेक्ट से लिखा गया है ना। वाइड कोऑपरेशन किया है दोनों देशों के बीच में, क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन किया है, ट्रेड एग्रीमेंट है ECTA, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है हमारे देशों के बीच। द फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है साइन बाय इंडिया विद अ डेवलप्ड कंट्री इन अ डिकेड, मतलब किसी डेवलप देश से साइन करने वाला पहला ऐसा एग्रीमेंट है डिकेड्स में, डिकेड मतलब 10 सालों की गैप में। ना एंटर्ड इनटू फोर्स इन दिसंबर 2022 में आया, कम टू entered into force and has resulted in immediate reduction of duty to zero of 96%। जहां पे क्या हुआ कि जो ड्यूटी थी वो कम करके रिड्यूस टू 0 और 96% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया इन वैल्यू, मतलब जितना एक्सपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया का उसकी ड्यूटी को 0 कर दिया गया इस पैक्ट के आने के, इस एग्रीमेंट के आने के बाद। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक ट्रेड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट बना, ये सबसे बड़ा कोऑपरेशन है। दूसरा पीपल टू पीपल टाइज में क्या हुआ, 2021 के सेंसस के हिसाब से 9.76 लाख लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं रिपोर्टेड देयर एंसेस्ट्री एज इंडियन ओरिजिन, मतलब उनका जो इंडियन जो ओरिजिन है, जो उनके पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो कहाँ के थे, इंडिया के थे। मतलब 9.76 लाख लोग ऐसे रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया के हैं, मेकिंग देम सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ओवरसीज बोर्न रेजिडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया। सब जानते भी हैं और मेरे भी काफी फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जॉब के पर्पज से गया वहीं सेटल हो गए। तो उसके अलावा भी ये एक पॉजिटिव पीपल टू पीपल टाई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके साथ एजुकेशन के मामले में हम जानते हैं कि
हमारे से काफी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। द मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस MREQ वाज साइंड ऑन March 2 दिस ईयर, ठीक है। उसके बाद डियाकिन यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे देश में 2 कैंपसेस भी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे कॉलेजेस या कैंपसेस खोलना चाहते हैं, जिसकी आई थिंक 2 की बात हुई थी, यहाँ मेंशन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि 2 कॉलेजेस या कैंपसेस को यहाँ खोलने की बात हो रही है, जो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। और जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी एक जो एस्पेक्ट मेंशन किए गए हैं उसमें से एक एस्पेक्ट को कवर करता है ना। डिफेंस कोऑपरेशन की जहां तक बात है तो इंडिया का कोऑपरेशन डिफेंस कोऑपरेशन 2+2 डायलॉग जो मेंशन ये यूपीएससी में पूछा भी जा सकता है, पहले इस तरह के डायलॉग्स पूछे गए हैं प्री में। तो ये जो डायलॉग है हमारा ऑस्ट्रेलिया से रहा है, जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है उसको भी देखते हैं आगे। तो वो भी हमारा ऑस्ट्रेलिया से हुआ, जिसमें से हमने अपने ऑपरेशंस को लेकर के, अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को लेकर के, साथ ही साथ अपने ट्रेड पैक्ट टाइज को लेकर के भी काफी एक्सपेंशन किया। द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट इन 2020 एंड 2 मिलिट्रीज held several joint exercise in 2022। मतलब हमारे जो आपस में joint exercises भी हुई हैं और virtual summit भी हुए हैं। Australia will host military operation with Japan, India and the US in the Malabar exercise of the coast of Perth in August। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल प्री में पूछे आ सकते हैं, पूछे गए हैं, काफी अदर स्टेट पीसेस में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज होते रहते हैं देशों के बीच में। तो इंडिया, जापान और यूएस के बीच में क्या क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा। मलाबार एक्सरसाइज हो रही है कोस्ट ऑफ पर्थ में अगस्त में, एंड हैज इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन द टेल्समैन सेबर एक्सरसाइज लेटर दिस ईयर। इसके लिए भी इंडिया को इनवाइट किया गया, टेल्समैन सेबर एक्सरसाइज। Albanese visited Ines Vikrant on Thursday and had declared there has never been a point in both of our countries' histories where we have had such a strong strategic alignments. उसके अलावा मेंशन करते हैं क्लीन एनर्जी में, जैसे कि हम जानते हैं कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक्सपेंशन चाहते हैं, देशों से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे उनसे पैक्ट हैं। और इंडिया ने भी अपने वर्चुअल समिट में 2022 में अनाउंस किया था ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का सैंक्शन अलाउ किया, का फंड अलाउ किया था या अनाउंस किया था, मैचिंग फंड्स ऑफ AUD 10 मिलियन फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स IRIS and of AUD 10 million for Pacific Island countries under International Solar Alliance। ध्यान रखिएगा, ISA भी पूछा जा सकता है, पहले पूछा भी गया है प्री में। तो ISA के दौरान हमने इतना फंड अनाउंस किया था इंडिया ने वर्चुअल समिट में, जो अपने आप में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर उसको हम इनकैश कराएं तो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का जो टारगेट है, जहां पे हम फंड चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं बाकी देशों से, वो भी पूरा हो सकता है। तो G20 की टेबल पे अगर इन सब चीजों को प्लेट किया जाता है और फिर उसके ऊपर बात की जाती है तो काफी अचीवमेंट इंडिया को मिल सकता है ना। 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 ministerial is the highest level institutional mechanism between two countries. It is a format of dialogue where the defense foreign ministers or secretaries meet with their counterparts from another country। ठीक है, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज 2+2 डायलॉग किस से हमारे पास है? यूएस के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जापान और रशिया 4 strategic partners हैं। Beside Russia, the other 3 countries are also India's partner in the Quad। मतलब रशिया को अगर छोड़ दें, वैसे 2+2 हमारा रशिया से भी है, लेकिन रशिया को अगर हटा दें तो क्वाड में हमारे पास बाकी के मेंबर्स आ जाते हैं, वो क्लियर है। ठीक है, नाउ जैसे कि कहा था कि हमारी डेमोक्रेसी में काफी चीजें कॉमन है देश के बीच, तो क्या कॉमन है? कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है संविधान में, साथ ही साथ आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। याद रखिएगा कि कौन कौन से देशों से हमने क्या क्या बोरो किया है अपने संविधान में, हमको पता होना चाहिए, जिनमें नाम आते हैं ब्रिटेन, आयरलैंड, USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने चीजें ली हैं, इसको याद रखिएगा, प्री पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है ओल्ड पेंशन सिस्टम विल टेक फ्रॉम द पुअर एंड गिव इट टू द रिच। इसमें मेंशन करते हैं कि जो ये चेंज हो रहा है न्यू पेंशन से ओल्ड पेंशन में जाने का, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या ले रहे हैं कि हम जो पैसा फॉरवर्ड कर रहे हैं गरीबों से लेकर के रईसों तक, कैसे उसको प्रूव करते हैं वो। द प्रपोजल फॉर OPS रिटर्न इज बैड इकोनॉमिक्स एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर टैक्स पेयर्स। मोस्ट गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम रिच टू द पुअर इन वेरिंग डिग्रीज। ये जो लाइन है ना, ये मेंस में एज इट इज पूछी जा सकती है कि क्या आपको लगता है कि अगर हम लोग ओल्ड पेंशन की तरफ जाएंगे
तो हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं गरीबों से लेकर के रईसों तक, क्या ये बात सच है? इसको प्रूव करिए तर्क के साथ। तो ये सवाल बन सकता है मेंस में, जहां तक मुझे लगता है जीएसटी के एस्पेक्ट से आप इसको तैयार कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इट इज इन दिस रिगार्ड दैट आई फाइंड दैट मिस्टर आदित्य कुवलेकर हैं, ये लिख रहे हैं कि इन दिस रिगार्ड दैट आई फाइंड द रीसेंट प्रपोजल इन फेवर फॉर द रिटर्न ऑफ ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम द मोस्ट पजलिंग। वो कह रहे हैं कि बहुत पजलिंग सिचुएशन है जहां पे आप एनपीएस से करने के बाद आप ओपीएस पे जाना चाहते हो, ये बहुत ही गलत है और गलत होने के कारण दे रहे हैं। फॉर द अनइनिशिएटेड द ओपीएस इज अ पे एज यू गो। याद रखिएगा, जो ओपीएस स्कीम को कहते हैं पे एज यू गो, मतलब जैसे ही आप छोड़ते हो, रिटायर होते हो, तो जब आप जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, उसे कहते हैं पे एज यू गो स्कीम, वेयर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर यूज्ड टू फंड द पेंशन लायबिलिटीज ऑफ अ पास्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज का होता है, उन्हीं का पैसा पेंशन लाइबिलिटीज की तरह उनको या फंड की तरह उनको दिया जाता है जब उनको रिटायरमेंट होता है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट द न्यू पेंशन स्कीम और द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस established by NDA government 2003 is a defined contribution scheme where the employees invest a certain fraction of their salary that is complemented by the contribution from the government। और एनपीएस में क्या होता है कि जो पैसा जो एम्प्लॉय सबमिट करते हैं, जमा करते हैं अपनी पेंशन के लिए इन एनपीएस, उसका कुछ परसेंटेज जो अलाउ होता है, आई थिंक 10 to 14% है या 12.5% तक जाता है, वो परसेंटेज आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है आपके पेंशन के लिए। पर ओपीएस में ऐसा नहीं होता है। ओपीएस में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर यूज टू फंड, मतलब सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करते हैं वही फंड किया जाता है पेंशन लायबिलिटीज के लिए। इन ओपीएस द एम्प्लॉयज आर गारंटीड। पर अगर ये देखें तो एनपीएस उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और ओपीएस में ऐसा नहीं होता था। लेकिन याद रखिए कि जो बर्डन है वो बर्डन एनपीएस में कम है और ओपीएस में ज्यादा बर्डन है, क्योंकि जो पैसा आप सरकार से, आपको सरकार पहले जॉब देती है, जॉब के बाद आपसे पैसा लेती है, मतलब जो आप कंट्रीब्यूट करते हो अपनी पेंशन में, तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ही आपको देती है, और उसके बाद 50% पैसा आपको तुरंत मिल जाता है पेंशन में और बाकी आपका इन्वेस्ट हो जाता है। तो उसके साथ जो कंट्रीब्यूशन का जो बर्डन है, वो कहना चाह रहे हैं, वो सरकार के ऊपर ज्यादा है ओपीएस में। इन ओपीएस द एम्प्लॉयज आर गारंटीड ऑन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ देयर लास्ट सैलरी इन परपेचुइटी। याद रखिएगा, उनको वादा किया जाता है कि आपकी सैलरी का लास्ट पेमेंट ड्रॉन सैलरी का 50% आपको आजीवन मिलेगा जब तक आप जिंदा रहते हो। इस बर्डन की बात की जा रही है। ठीक है, now it is not difficult to imagine the vastly different fiscal implication to the two policies entail. With rising lifespan, the only way the OPS can be made sustainable is by either having more government employees and therefore its associated inefficiencies। मतलब अगर आप ओपीएस किसी को देना चाहते हो, पेंशन की सुविधा देना चाहते हो, तो ये भी गारंटी आपको उठानी पड़ेगी कि आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। वो क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है, उसको रिलेटेड तो कोई बात नहीं करता। बात लोग कर रहे हैं ओपीएस में जाना है, पर ओपीएस में जाने के बाद कितने लोगों को आप लोग एम्प्लॉयमेंट दोगे और कितने लोगों को पेंशन की गारंटी दोगे। पर एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस में तो प्राइवेट सेक्टर भी आता है, जहां पे जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही उसका कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयर करता है और उसको पेंशन की सुविधा होती है। लेकिन ओपीएस में क्या है, सिर्फ आपका जुटाया हुआ पैसा ही जाता है, और उसके बाद जब आप रिटायर हो जाते हो तो सरकार की जिम्मेदारी आती है आपको आजीवन उतना परसेंटेज पैसा देने की। How this will pay out is obvious. The state's finance will be crippled under the pension burden। और ये बात सच है कि अगर ओपीएस में हर स्टेट जाएगा तो बर्डन सरकार के ऊपर आएगा। A recently released report by Reserve Bank of India on states finances number 1922। रिसेंटली में एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, उसके हवाले से कहते हैं कि प्रोवाइड अ डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर। और राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्होंने ओपीएस को सबसे पहले ले लिया। द स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स ओन टैक्स रेवेन्यू एज ए होपिंग 28%। मतलब जो टैक्स रेवेन्यू के ऊपर जो पेंशन का भार आ रहा है वो कितना है, 28%। ठीक है, और महाराष्ट्र में कितना है, 14%। गुजरात में कितना है, 15%। मतलब अगर आप अपने पॉकेट से पेंशन दोगे लोगों को, तो क्या होगा, आपके जो खर्चे हैं, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के ऊपर बर्डन आएगा, टैक्स रेवेन्यू के ऊपर, और जो पैसा गरीबों की पॉलिसी में लगना चाहिए वो अल्टीमेटली आप लोगों की पेंशन में दोगे। इस बात को हाईलाइट करते हैं। द लूजर्स विल बी द मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल
who will be denied basic services and support from the states. The winners will be the minority of wealthy government employees. मतलब वो wealthy क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिनकी सैलरी पक्की है वो गवर्नमेंट जॉब में है, उनको पेंशन देने के लिए आप गरीब लोगों का पैसा उनकी पॉकेट से निकालोगे, और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिनको 6 पे कमीशन मिलता है, जिनको 7 पे मिलने वाला है, उनको पैसा आप दोगे पेंशन के रूप में। इस बात को वो उठाते हैं। None of this is rocket science. Several economists across the party lines have criticized OPS. बहुत सारे जो हमारे पार्टी लाइंस के लोग हैं या फिर जो अपोजिशन तो है ही, पार्टी लाइन के लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया है ओपीएस की फिस्कल इम्प्लीकेशंस को लेकर के। साथ ही साथ इमोरलिटी ऑफ दिस प्रपोजल इज मोर इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट, और इसकी जो मॉरल एस्पेक्ट है, जिसको इमोरलिटी की तरह देखा जा रहा है, उसको भी उजागर करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि जो भी टैक्स हम इनकम टैक्स पेयर देता है या जो भी पैसा सरकार के पास आता है, जिसकी जैसे कि हम हमेशा बात सुनते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है, डेफिसिट में क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसेस ज्यादा है और हमारे पास इनकम कम है, राइट? तो जो भी पैसा आपके पास आता है, जो हमारे ट्रेजरी में जाता है, सरकार के खजाने में जाता है, उसका अगर आप 28% या 24% आप पेंशन में दे दोगे, तो बाकी पैसा पॉलिसीज में कहां से लगाओगे? इस बात को उठाते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली ऑफ कोर्स कैश ट्रांसफर्स टू एनी क्लास वुड इंक्रीज their consumption. Would he be okay if the government were to stop a scheme like Ayushman Bharat and use the proceeds to pay cash to some of the richest people in the country? मतलब क्या आप ऐसे चाहते हो कि आयुष्मान भारत हो गया, मनरेगा हो गया, जैसे कि मनरेगा में तो पैसा ऑलरेडी कम हुआ ही है इस साल बजट में, तो अगर इन पॉलिसी में पैसा कम कर दिया जाए और सैलरीड पर्सन को पैसा दिया जाए एज ए पेंशन, तो कहां तक वो सही होगा? मतलब देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि एनपीएस ठीक है और ओपीएस ठीक नहीं है। साथ ही साथ फाइनली द 6th and 7th पे कमीशन रिवाइज सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे मैंने कहा कि जो 6 पे और 7th पे कमीशन की सैलरी, जो रिवाइज सैलरी है जिनको मिलनी है, जो गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम परसेंटेज हमारे देश का काम करता है गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनको जो 7th पे कमीशन का जो पेंशन आप दोगे उसका बर्डन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को देखते हुए 7th पे कमीशन के पे ग्रेड तो अच्छे हैं, लेकिन जब पेंशन आप ओपीएस के द्वारा देने लग जाओगे तो बर्डन सरकार के ऊपर आएगा ही आएगा। That brings me my second point. Why are some political parties so openly advocating for benefits to rich government employees while denying the poor their right to be better material life? मतलब अब वो कह रहे हैं कि क्या दूसरा एस्पेक्ट वो कवर करना चाह रहे हैं कि क्यों सरकार इतना उत्साहित है लोगों को ओपीएस देने के लिए। Since it is obviously terrible economic policy, this proposal must make political sense. But given the government employees are a small minority, how can it be make political sense? मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप सैलरीड लोगों को पेंशन देते भी हो, तो ये आपके लिए पॉलिटिकल सेंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली इतने कम लोगों से अगर आप वोट की चाहत रखते हो कि वोट मिल जाएंगे और आप दोबारा से सत्ता में आ जाओगे, तो वो आपका फायदा उतना नहीं होगा। I can think of two explanation, one benign and one disturbing। मतलब उनके पास दो सोल्यूशन है, आर्टिकल राइटर के पास दो एक्सप्लेनेशन है। पहला तो काफी अच्छा है और दूसरा डिस्टर्बिंग है। वो क्या है? द बिनाइन एक्सप्लेनेशन क्या है? दैट फ्रीबीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पार्टीज डेस्परेट टू विन इलेक्शंस आर प्रपोजिंग एवरीथिंग टू एवरीवन। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, जहां पे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की बात हो रही है कि, और इसके साथ हिमाचल प्रदेश ने भी कहा है कि हम ओपीएस लेंगे, तो ओपीएस को लगाएंगे। मतलब तो वो अपने चुनाव के लिए अगर आप फ्रीबीज को बांट रहे हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आने वाले समय में नुकसान सरकारों का ही होगा। इन द शॉर्ट रन every may fulfill their promise. Finally, when the chickens come home to roost, they will cut down on expenditure such as defense, healthcare, etc. to finance these proligacies. मतलब अगर आप फायदे के लिए काम करना चाहते हो तो मोटा माटी जो खर्चा कटेगा, जो एक्सपेंसेस कटेंगे, वो किस में कटेंगे? डिफेंस में कट जाएंगे, हेल्थ केयर कट जाएगा और बाकी काफी फाइनेंसेस को काटना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ पार्टीज हैव सिंपली मिसकैलकुलेटेड द पॉलिटिकल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ओपीएस। और स्टेट्स ने, जो गवर्नमेंट ने उसको सही से कैलकुलेट नहीं किया है कि अगर आप ओपीएस की तरफ जाते हो तो आपका आने वाले इलेक्शन में कितना फायदा होगा। Disturbing explanation क्या है? That opposition has realized that main obstacle it faces in quest for power at the center is the last mile delivery of welfare schemes like जल से नल, उज्ज्वला etc. और डिस्टर्बिंग क्या है कि वो जो सरकारी अपोजिशन पार्टी ने रियलाइज किया है कि मेन ऑब्स्टेकल क्या है सेंटर के लिए, वो है कि जल से नल और उज्ज्वला स्कीम। मतलब इन स्कीम्स पे पैसा लगाने के लिए जो सेंटर के पास पैसा है वो लास्ट माइल ऑफ डिलीवरी है।
बाकी चीजों में अगर वो पैसा काट लेते हैं तो उससे उनका फायदा हो जाएगा, पर ऐसा पॉसिबिलिटी में नहीं है। तभी वो कहते हैं कि डिस्टर्बिंग एक्सप्लेनेशन क्या है, इज दैट ऑपोजिशन हैज रियलाइज्ड दैट द मेन ऑब्स्टेकल इट फेसेस इन इट्स क्वेस्ट फॉर पावर एट द सेंटर इज अ लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। मतलब लास्ट माइल क्या है, वेलफेयर स्कीम्स है, जैसे जल से नल उज्ज्वला। मतलब अगर आप किसी की पेंशन को देने लग जाओगे तो आप वेलफेयर स्कीम्स में ही एक तरीके का काम करते हो, ये लास्ट माइल है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। द सक्सेस ऑफ दीज स्कीम्स इवेंचुअली रेस्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ द लोएस्ट पावर लेयर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू डिलीवर दीज स्कीम्स। उसके साथ ही वो कहते हैं कि डू आई थिंक this to be most likely probable not, do I think it is impossible certainly not। मतलब impossible नहीं है लेकिन most likely का better solution है, ऐसा नहीं है। But the party that has ruled over the country for decades despite its economic performance is unlikely to be a bet on a policy that so obviously favors the rich against the poor। वही बात कहते हैं कि मोटा माटी समझ में यही आता है कि इसको सही से कैलकुलेट नहीं किया गया एनपीएस से ओपीएस जाने के लिए। साथ ही साथ आप और जो जब आप पैसा पेंशन में दे दोगे 6 और 7 पे कमीशन के हवाले से जब आप कवर करोगे पैसा पेंशन में, तो आप डिफेंस में, हेल्थ केयर में और फाइनेंसेस को काट के ही पैसा लोगों को दोगे, जो एक तरीके का क्या स्टेप होगा हमारा फेवर्स द रिच अगेंस्ट द पुअर। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, मुझे लगता है। नेक्स्ट आर्टिकल है द मून में गेट इट्स ओन टाइम जोन, हियर इज व्हाई। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है दैट अ यूनिवर्सल टाइम कीपिंग सिस्टम फॉर द मून इज नीडेड। मतलब एक यूनिवर्सल टाइम जोन होना चाहिए कि टाइम कीपिंग सिस्टम फॉर मून नीडेड, बट दैट मीन मैनी डिटेल्स रिमेन टू बी वर्कड आउट। लेकिन ये सब करने के लिए काम करना, काफी स्टेप्स को करना पड़ेगा और तब तय करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल आप देख लेंगे इंडियन एक्सप्रेस पे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, दिस आइडिया ऑफ टाइम कीपिंग ऑन द मून इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ द मून। ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट मून पे होते हैं, जो भी यान जाते हैं, चाहे चंद्रयान हो चाहे कोई भी मिसाइल हो, वहां जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऑलरेडी स्पेसशिप प्रोग्राम बना रखे हैं लोगों ने। जब वो वहां जाते हैं तो उनके लिए टाइम कीपिंग रखना जरूरी है कि कौन से टाइम जोन में या कौन से टाइम स्केल में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। आई थिंक ये उनका टारगेट है। बर्न सेड प्रिसिशन टाइम कीपिंग वाज key to navigation on the earth and it's key to navigation between the earth and the moon। ठीक है, तो जो नेविगेशन होता है अर्थ और मून के बीच पे, उसके टाइम जोन को मेंटेन करने के लिए मून का भी एक टाइम जोन बनाना जरूरी है। ठीक है, व्हाट कुड बी द मेथड्स, क्या हो सकते हैं मून टाइम जोन के लिए। ESA said that a universal time-keeping zone system for the moon is needed, but that many details remain to be worked upon। मतलब जैसे कहा कि बनाना है सिस्टम, लेकिन बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। One of the questions that has yet to be settled, the agency said, was whether lunar time should be set on the moon or synchronized with Earth। मतलब अगर हम क्या लूनर जो टाइम बनाएंगे मून का, वो मून पे ही डिसाइड करना चाहिए या अर्थ से सिंक्रोनाइज करना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ से ही सारे स्पेस प्रोग्राम्स क्रिएट होते हैं और सारे शिप्स वहां जाते हैं अर्थ से कोऑर्डिनेट करने के बाद। तो इसलिए क्या उसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए या वहां जाके ही लूनर टाइम बनाना चाहिए। ऑन अर्थ इज प्रिसाइसली ट्रैक्ड बाय एटॉमिक क्लॉक्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पृथ्वी पे जो टाइम मेंटेन किया जाता है वो एटॉमिक क्लॉक से मेंटेन किया जाता है। बट सिंक्रोनाइजिंग टाइम ऑन द मून इज ट्रिकी बिकॉज क्लॉक्स रन फास्टर हियर। यहाँ पृथ्वी पे जो क्लॉक चलती है वो तेज चलती है और हम सब जानते हैं कि स्पेस में टाइम धीमे चलता है, राइट, गेनिंग अराउंड 56 माइक्रोसेकेंड्स और मिलियंस ऑफ सेकेंड पर डे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पिन पूछी जा सकती है कि पृथ्वी पे जो टाइम मेंटेन किया जाता है वो एटॉमिक क्लॉक से होता है और साथ ही साथ जो स्पेस का टाइम है और पृथ्वी के टाइम में फर्क होता है, वहां का टाइम धीमे चलता है और वो कितना हो सकता है 56 माइक्रोसेकेंड से मिलियन ऑफ सेकेंड पर डे के हिसाब से कम चलता है। Once a lunar time zone is established, the methods used to create it will be used to the future space exploration। बन सेट, और अगर ऐसा एक बार हो गया तो फ्यूचर के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन होंगे उनमें हमको हेल्प मिलेगी। Astronauts could go to Mars in the next 2 to 3 decades, and he said we face similar logistical hurdles that a Martian time zone could address। ये था हमारा आज का एडिटोरियल एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस का। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, तो गिव मी अ बिग थम्स अप। और अगर आप चाहते हैं कि मैं द हिंदू को दोबारा से ऐड करूं और उस पे आर्टिकल डिस्कशन हम करते हैं, तो हम 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं हिंदू पे, तो आप मुझे कमेंट बैक करिए, मैं आपके साथ दोबारा पेश होंगी न्यूज एनालिसिस के साथ कुछ